हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर है क्या, और आज हम इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहली शुरुआत यानी कि आइडिया कैसे आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू किया जाए, तो इसके पीछे रीज़न ये था कि हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं तो उनका तो हम रूट जो है वो एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अब उसका क्या जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि हमारे पास नंबर है अंडर रूट में -1, तो ये तो कोई नंबर है नहीं। अब माइनस के हम स्क्वायर रूट निकालने तो जानते नहीं हैं, तो यानी कि इसका जो वैल्यू है वो हम नहीं कह सकते कि वो -1 के बराबर होगी। तो अंडर रूट में माइनस के नंबर को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग हुई थी कि यानी कि कुछ ना कुछ तो हम डिफरेंट तरीके से हमें इसको कहना चाहिए। तो इसका क्या रिज़ल्ट निकला था, यानी कि अंडर रूट में -1 को और कुछ नहीं जबकि आई है, इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर आई से हम लिख देते हैं। तो यहाँ से हुई थी कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग। और अगर हम अपने रियल नंबर सिस्टम में आ जाए तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रियल नंबर सिस्टम में हम लिख देते हैं इसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है तो हम इसको सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सी इक्वल टू, अब हम बात करते हैं क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में यानी कि हम दो नंबर को ले लेते हैं, पेयर के रूप में ले लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो हम उसी तरीके से अगर हम इसको कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दिया जाता है x प्लस आयोटा y, जहाँ पे x और y दोनों ही बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। यानी कि x और y होंगे रियल से, लेकिन इस फर्स्ट पार्ट को कह दिया जाता है रियल पार्ट और इस सेकंड पार्ट को कह दिया जाता है इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि ये आयोटा यानी कि इमेजिनरी नंबर सिस्टम के साथ है, इसलिए इसको रियल होते हुए भी इसको कंबाइंड रूप से इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। और इस जो पूरा नंबर है x प्लस आयोटा y, इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे रियल नंबर होते हैं उसको हम जनरली 2, 3 ऐसे करके जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको x प्लस आयोटा y की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्योंकि हमें पता है कि हम जनरली जो रियल नंबर होते हैं इसको तो हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अब इसमें एक्सिस तो दो ही रहेंगे, यानी कि एक्सिस तो हमारे दो ही रहेंगे x और y। बट क्योंकि यहाँ सेकंड नंबर इमेजिनरी है तो यहाँ पे आयोटा y आ जाएगा। लेकिन अब इस प्लेन का नाम जो है वो कार्टेशियन प्लेन तो नहीं रहा, क्योंकि इसमें जनरली x और y नहीं है, इसमें आयोटा y आ गया है। तो इसलिए इस प्लेन का जो नाम हो जाता है वो हो जाता है आर्गन प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट जिस प्लेन में किया जाता है उसका नाम हो जाता है आर्गन प्लेन। तो और जैसे रियल नंबर सिस्टम में हर एक ऑर्डर्ड पेयर के बीच में 1 to 1 करस्पॉन्डिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे भी जो भी पॉइंट्स होंगे उनके बीच में भी 1 to 1 करस्पॉन्डिंग होगी। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम एक पोलर फॉर्म के बारे में भी जानते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है, यहाँ तो जनरली x और y एक्सिस है। अब पोलर फॉर्म में क्या हो जाता है, जब प्लेन में ही हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से माना कोई भी पॉइंट यहाँ पे है तो इस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, सपोज r है, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो r और थीटा यानी कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस और एक्स एक्सिस के साथ में उसका जो एंगल है उसको हम कंबाइंड रूप में यानी कि r, थीटा की फॉर्म जो होती है इसको कह दिया जाता है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का मतलब है अगर आपको कोई भी इक्वेशन r और थीटा में दिखाई दे यानी कि वो अभी पोलर फॉर्म में है। तो अब पोलर फॉर्म में हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली जो भी हमारा
x होता है इसको हम r cos थीटा ले लेते हैं, यानी कि ये x एक्सिस के साथ वाला हमारा है। क्योंकि ये जो x एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनाता है उसको cos थीटा कहते हैं, और y कोऑर्डिनेट के लिए हम ले लेते हैं r sin थीटा। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को स्क्वायर करते हैं, तब देखते हैं क्या मिलता है। अब अगर हम इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी कि r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब हमें क्या मिलेगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जो हमें देगा r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो होता है हमारा 1। यानी कि हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि जो r होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब हम इसके बाद और क्या कर सकते हैं, थीटा के बारे में तो हमने कुछ कहा ही नहीं। अब थीटा को x और y की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अब हम वो देखते हैं। हमें पता है कि x बराबर r cos थीटा है और y बराबर है r sin थीटा। अब हम क्या करें, अगर हम दोनों को रेशो में लिख लें, यानी कि x अपॉन y, तो हमें क्या मिलेगा, r cos थीटा, x की वैल्यू है r cos थीटा और y की जो वैल्यू है वो है r sin थीटा। अब हमें पता है ई वैल्यू होती है, यानी कि r से r कैंसिल और हमें मिलेगा cot थीटा, क्योंकि cos अपॉन साइन होता है cot थीटा। लेकिन हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कि हम कोई भी एंगल निकालना होता है तो हम उसको tan थीटा की फॉर्म में निकालते हैं। तो हम इसको tan की फॉर्म में अगर लिखें तो cot क्या होता है, 1 अपॉन tan, यानी कि 1 अपॉन tan थीटा। तो उस हिसाब से अगर हम tan थीटा को इम्प्लाइज करें तो tan थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा y अपॉन एक्स। सो थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी कि जो थीटा होता है वो tan इनवर्स y अपॉन एक्स के थ्रू हम निकालते हैं, और जो r होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में होता है। और इसके साथ हम क्या कह सकते हैं कि जो पोलर फॉर्म होती है और पोलर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसको हम एक z से शो करते हैं। z इक्वल टू हम कह देते हैं x प्लस आई वाई। तो z बराबर जो रिलेशन निकल के आता है, z इक्वल टू होता है r e की पावर आयोटा थीटा। क्योंकि हम यूलर इक्वेशन जानते हैं, तो यूलर इक्वेशन क्या हुआ करती है कि e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब अगर हम इस नंबर में पुट कर दें r cos थीटा और r sin थीटा, तो हमें क्या मिलेगा, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। r हम कॉमन ले लें तो अंदर जो भी बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा वो यही बचेगा। तो यानी कि z बराबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो पोलर फॉर्म के रूप में z इक्वल टू r sin थीटा के तौर पर लिखा जाता है। तो अगर हमें चेंज करना हो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरीके से चेंज करें, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि x की जगह हम उसका x कंपोनेंट यानी कि r cos थीटा और y की जगह हम उसका y कंपोनेंट यानी कि y sin थीटा पुट कर देते हैं। अब हम सीखते हैं कि ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो व्हाट इज़ आर्ग्यूमेंट, हमें पता है ना कि पोलर फॉर्म जो होती है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि
किसी भी पॉइंट की हमारी ओरिजिन से डिस्टेंस और वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। अब अगर हम इस एंगल को पूरा एक रोटेशन दें, माना कोई भी पॉइंट है यहाँ x, y, अगर हम इस पॉइंट को पूरा रोटेशन दें, यानी कि जो थीटा है वो पूरा रोटेट हो जाए, तो भी उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अब क्या हो कि वो आधा ही रोटेट हो, 90 डिग्री रोटेट हो, या कैसे कैसे भी रोटेट हो, तो इस पॉइंट का हम ये जो रोटेशन निकालते हैं उसी को हम कह देते हैं आर्ग्यूमेंट या अर्ज, z फॉर, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, क्योंकि हम पूरा घुमाया है, यानी कि हमने एंगल को पूरा 2 पाई घुमा दिया है। अब हम कितने भी चक्कर घुमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम एक ही चक्कर घुमाएं, 2 बार चक्कर घुमा दे, 3 बार घुमा दे, सो हम इंटीजर ले लेंगे 2n पाई, यानी कि कितनी बार भी घुमा सकते हैं। तो इसी रोटेशन को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट z, यानी कि हमारा क्या निकल के आया, जो अर्ज z होता है वो होता है 2n पाई प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या, यानी कि जितना एंगल हमने उसको घुमाया और जितने चक्कर घुमाया, तो 2n पाई प्लस अल्फ़ा, जहाँ n जो है वो ऑब्वियसली इंटीजर्स को बिलोंग करता है, और जो अल्फ़ा की वैल्यू है ना वो हमारी माइनस के पाई से पॉजिटिव पाई पे होती है। इक्वल भी हो सकती है और उसके लेस देन भी हो सकती है, लेकिन हम दोनों साइड पे क्लोज नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों साइड पे क्लोज ले लेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, यानी कि वो पॉइंट जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे एंड हो गया। लेकिन इसलिए हम एक तरफ से ओपन रखेंगे और एक तरफ से क्लोज रखेंगे। तो इस अल्फ़ा को जो है यहाँ पे बोला जाता है हमारी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ये मेन आर्ग जो होता है जिसको हम फाइंड करते हैं, और अल्फ़ा ही हमारा आर्ग्यूमेंट z होता है, यानी कि ये तो एंगल है जितना वो रोटेट हुआ, लेकिन मेन जो आर्ग्यूमेंट है वो होता है हमारा अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू किस तरीके से होती है, उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कुछ भी, तो जो अल्फ़ा होगा वो हमारे थीटा के इक्वल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि जहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा जो होगा वो पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा जो होगा वो माइनस पाई प्लस थीटा के इक्वल होगा, और आखिरी क्वाड्रेंट में है तो अल्फ़ा हमारा माइनस के थीटा के इक्वल होगा। और थीटा निकालना हम तो जानते हैं, थीटा जो होता है वो तो हमारा tan इनवर्स y/x के इक्वल होता है, जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला भी है। तो अगर हमारे थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही है, यानी कि जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके जो x और y है वो अगर पॉजिटिव है, दोनों की जो भी x और y है वो अगर पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, यानी कि वहाँ पे जो थीटा वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी होगा अल्फ़ा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि कोई एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो वहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा होगी, और थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस के थीटा के बराबर होगी। लेकिन अगर क्या हो कि किसी का आर्ग्यूमेंट हमें ज़ीरो निकल के आए, तो ज़ीरो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट किस पे बिलोंग करता है, थीटा पे। तो एंगल तो कभी 0 डिग्री नहीं बनता ना। 0 डिग्री तो तभी बनेगा कि अगर वो ओरिजिन पॉइंट हो। तो अगर वो पॉइंट कहीं ना कहीं लोकेटेड है आर्गन प्लेन में, तो कुछ ना कुछ तो वो एंगल बना ही रहा होगा, यानी कि 0 अर्ग कभी डिफाइन होता ही नहीं और वो हो भी नहीं सकता है। इसलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने जाना कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में और इसके कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसी के कुछ आर्ग्यूमेंट को कैसे फाइंड किया जाए वो जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।